हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। तो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग बेसिकली हमें बताता है कि बिजनेस की जो हम परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं मतलब प्रॉफिट और लॉस, उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर और लॉस इनकर्ड बाय अ बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस निकालने के लिए हमारे पास दो बेसिस होते हैं। पहला होता है हमारा कैश बेसिस, दूसरा होता है हमारा एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस कहता है कैश basis of accounting is a system in which transactions are recorded when cash is received or paid। मतलब अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी और अगर हमने कैश पे किया है तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड व्हेन अ पेमेंट और रिसीट इज मेयरली ड्यू। इसका मतलब है अगर मान लो मैंने मैंने एक रूम यूज किया है मान लो अप्रैल मंथ के लिए, लेकिन मैंने उसका रेंट की पेमेंट नहीं की है तो हम उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं क्योंकि हमने उसके बदले पेमेंट नहीं की है। इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसीट ऑफ कैश, लाइकवाइज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे हैव बीन पेड। मतलब अगर सिर्फ एक्सपेंसेस ड्यू हुए हैं या मैंने अपनी सर्विसेज किसी को दी है और उसके बदले कैश नहीं मिला हमें तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया ही नहीं जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट एंड टोटल एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट और लॉस। इसका मतलब अगर कैश बेसिस के बिहाफ पे मैं बात करूं तो सिर्फ कैश अकाउंट ही मेरा परफॉर्मेंस किसी बिजनेस की मेजर करके हमें बता सकता है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस के हिसाब से बिजनेस की परफॉर्मेंस निकालना बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें जो पैसा आया उसमें से माइनस करना होता है जो चला गया। मोर ऑब्जेक्टिव एज फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई जजमेंट या एस्टिमेशन की जरूरत नहीं है, पैसा आए तो इनकम, जाए तो एक्सपेंस। सुटेबल फॉर बिजनेस वेयर मोस्ट ट्रांजेक्शंस आर ऑन कैश बेसिस। ये जो कैश बेसिस है हमारा उस बिजनेस के लिए सूटेबल है जहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैश में ही होती है, जैसे रेस्टोरेंट या फिर किसी डॉक्टर की शॉप पे आप गए हो जो प्रोफेशनल सर्विसेज अपनी देते हैं, वहाँ पे उधार तो चलते नहीं है, तो उनके लिए इसको सूटेबल बोला जा सकता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज। क्योंकि यहाँ पे वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड ही नहीं किए जाते जो एक्चुअल में हुए तो हैं लेकिन जिनके बदले मैंने पेमेंट की ही नहीं, इसलिए ये एग्जैक्ट बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन नहीं बताता। इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहते हो तो प्रॉफिट भी होने चाहिए उसी पीरियड के, रेवेन्यू भी होने चाहिए उसी पीरियड के। लेकिन ये क्या करता है, ये मान लो है हमारा करंट ईयर, ये है हमारा प्रीवियस ईयर, ये है हमारा नेक्स्ट ईयर तो मतलब हमें रेवेन्यू भी इसी पीरियड के लेने चाहिए और एक्सपेंसेस भी इसी पीरियड के। लेकिन कैश बेसिस कहता है आपको बस कैश पे करना होना चाहिए, उसको हम एक्सपेंस मान लेंगे, बेशक वो प्रीवियस ईयर का ही क्यों ना हो या फिर हमने एडवांस में ही क्यों ना पे कर दिया हो। और रेवेन्यू भी जो है अगर पैसे मिल गए तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, बेशक वो प्रीवियस ईयर का हो या फिर बेशक नेक्स्ट ईयर का हो। तो इसलिए ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। It does not distinguish between capital and revenue items. As a result, there is no consistency in the profit of 2 years. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जब हम असेट वगैरह खरीदते हैं या फिर हम किसी लोन की रीपेमेंट करते हैं। ये एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट और लॉस निकालने में हेल्पफुल नहीं होते, लेकिन कैश बेसिस इस चीज़ को इग्नोर करता है और अगर हमने कैश के बदले कोई असेट खरीदी है तो वो इसको एक्सपेंस मान के ट्रीट करता है। तो इसलिए हमारे 2 सालों के प्रॉफिट यहाँ पे कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होते। नेक्स्ट हमारा जो बेसिस है वो होता है हमारा एक्रूअल बेसिस। इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्न और एक्रूड। मतलब अगर मैं अपनी सर्विस दे चुका हूं, मेरे पास राइट टू रिसीव आ चुका है तो मैं उसको अपनी इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूं, बेशक मुझे उसके बदले कैश मिला हो या ना मिला हो। सिमिलरली इफ द एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड बट पेमेंट हैज नॉट बीन मेड इट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंसेस। सेम अगर मान लो मेरे पास किसी ने काम किया है 1 महीने के लिए तो बेशक मैंने उसकी सैलरी दी हो या ना दी हो, मैं उसको सैलरी के नाम से एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर लूंगा। इसकी एडवांटेजेस क्या है? मोर साइंटिफिक कंपेयर टू कैश बेसिस।
ये ज़्यादा साइंटिफिक है कैश बेसिस के हिसाब से, क्योंकि कैश बेसिस हमारा मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता, और ये जो एक्रूअल बेसिस हमारे सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, इसलिए इसको ज़्यादा साइंटिफिक बोला गया है। शोज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस। ये हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, बेशक वो कैश उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो। Discloses correct profit and losses for a particular period, also exhibits true financial position of business on a particular date। क्योंकि ये सारे की सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है जो करंट ईयर की है, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए उन्हीं को लिया जाता है। फ्यूचर और पास्ट वाली चीज़ों को ये इग्नोर करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पीरियड में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर कर ली गई है। दिस बेसिस इज वाइडली एक्सेप्टेड। सब जगह हमारा एक्रूअल बेसिस ही चलता है, कैश बेसिस कोई भी फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाता। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो ये सिंपल नहीं है कैश बेसिस जैसे, क्योंकि वहाँ पे तो सिंपल कैश रिसीव्ड माइनस कैश पेड इस तरीके से कर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो इसलिए इसको सिंपल नहीं बोला गया। अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू इलेबोरेटेड। हमने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ी थी जिसमें 6 स्टेप थे, तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके ही बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन पता करता है। अ क्विक अप्रेजल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट पॉसिबल। हमें हर एक ट्रांजेक्शन को पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करके हर एक, जैसे उसका रिकॉर्डिंग जर्नल करते हैं, फिर लेजर, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसफर करते हैं, उस तरीके से एक्रूअल बेसिस मेंटेन करता है, तो तुरंत मतलब नहीं पता चल सकता इस बेसिस के अकॉर्डिंग बिजनेस की परफॉर्मेंस या फिर पोजीशन। अनलाइक cash basis accounting, accrual basis is based on the concept of realization and expiration and follows two basic principles। पहला revenue recognition principle, दूसरा है matching principle। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है जिस पीरियड का रेवेन्यू उसी में रिकॉर्ड करो। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड के ही रेवेन्यू और एक्सपेंसेस लिए जाएंगे। अंडर दिस सिस्टम आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एडजस्टेड। सिमिलरली accrued income and income received in advance are recognized for ascertaining correct profit and loss for the accounting period। तो यहाँ से हमारी 4 बातें मिलती हैं हमें। पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है those expenses which have been incurred during the year accounting period but have not yet been paid during the year। In the balance sheet they are shown as liability। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे होते हैं liability। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड इन एडवांस, मतलब हमने अभी तक उनका बेनिफिट लिया नहीं है लेकिन उसके बदले पैसा दे दिया है हमने। इन बैलेंस शीट दे आर शोन एज एन असेट। तो एक हुआ हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक हुआ हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये दो चीजें हमारी बनती है रेवेन्यू के लिए, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। Accrued income is an income which have been earned during the accounting period, has not yet become due for payment and therefore has not been received. In the balance sheet, it is shown as an asset. Income received in advance is an income which have been received before it have been earned। मतलब अभी तक हमने कमाया भी नहीं है लेकिन हमारे पास पैसे आ चुके हैं। In the balance sheet, it is shown as liability। हमने अभी तक गुड्स बेचे भी नहीं है, ना सर्विसेज दी हैं, लेकिन हमारे पास एडवांस पे पेमेंट आ चुके हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये जो 4 बातें हैं हमारे पास, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये 4 हमारे बनते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटिंग। ये चीज़ें हम 6 चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। तो ये था हमारा 4th चैप्टर, तो इसमें इतनी ही बातें हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट।